नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं के बारे में। आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए करने जा रहे हैं समाज का परिवर्तन या समाज में होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन है, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के कारक कौन से होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान कौन से होते हैं और सामाजिक परिवर्तन कितने रूपों में या कितने प्रकार से परिवर्तित होता है, यही सारी चीजें करेंगे। हालांकि यदि हम लेखपाल सिलेबस की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अत्यंत न्यून है, फिर भी हमारे ग्रामीण विकास के संदर्भ में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए देखिए, सामाजिक संरचना का आशय क्या है, मैंने परिभाषा लिख रखी है। या यूं कहें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कुछ भी आएगा, ठीक, वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो सामाजिक संरचना का मतलब क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, समाज के व्यवस्थित रूप को ही। यही इंपॉर्टेंट है आपका पोर्शन, समाज के व्यवस्थित रूप को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो बनेगा, सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो कई सारे कारक मैंने लिख रखे हैं, भौगोलिक कारक, जैविक कारक, जनांकीय कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कारक, ये सारे कारक हैं। लेकिन यदि एग्जाम में आपके आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के कारक है या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, तो आप उसमें देखिएगा मैक्सिमम चांसेस यही है कि यदि आपका विकल्प उपरोक्त सभी दिया हो तो आप उसी को टिक करेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें कई सारे कारक दे रखा होगा और आपको हो सकता है किसी कारक में ये लगे कि ये कैसे परिवर्तन कर रहा है, ठीक। तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज में यदि कोई भी क्रिया होती है तो उससे समाज पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक, वो कैसी भी क्रिया हो सकती है। इस प्रकार आप ऑप्शन में अपना उपरोक्त सभी वाला विकल्प ही चूज करेंगे। हालांकि यहाँ पर जितने भी कार्य दिए गए हैं मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी देता हूँ, निकल चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न ही नहीं ज्यादा पूछे जाने की संभावना है तो हम क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें। आइए देखिए, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब क्या हुआ, भूगोल क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र की भूस्थैतिक स्थिति ही भूगोल है। भौगोलिक कारक का मतलब कि नदी, पहाड़, झरना, ठीक, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं या अच्छी सिंचाई व्यवस्था, ये सब क्या है, भौगोलिक कारक है। तो जहां पर अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती है वहां पर समाज अच्छे से फलता फूलता है, यानी समाज सुखी होता है, और जहां पर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती है समाज दुखी होता है। जैसे प्रवासन वगैरह भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। हम लगातार बिहार से देखते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो बिहार से प्रवासन, अन्य दक्षिण भारत या यूं कहें महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश की तरफ प्रवासन बड़ी तेजी से स्टार्ट होता है, और ये लोग ना वहां पर जाकर ना केवल अपनी क्या कहेंगे कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपितु वहां के कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा एडॉप्ट करते हैं। जैसे एक उत्तर प्रदेश या बिहार से बिहार का रहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र यदि जाता है या मुंबई जाता है तो वड़ा पाव का ठेला लगा ले, समझ रहे होंगे आप। तो ये होते हैं भौगोलिक कारक। अगला देखिए, जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब कि आपके जीन, आपके वंश में कौन कौन सी चीजें हैं। यदि आपका वंश मजबूत है तो वंश मजबूत होने का मतलब है कि माता और पिता के द्वारा दिए जाने वाले गुणसूत्र यदि अच्छे हैं तो संतान भी अच्छी होगी। अच्छी का मतलब शारीरिक रूप से अच्छी होगी, बलिष्ठ होगी, मानसिक रूप से मजबूत होगी। तो ये सारी चीजें जैविकी कारक में आते हैं, ठीक। इसे डार्विन ने प्रूफ किया था, जैविकी कारकों को आप लोग जानते ही होंगे डार्विन के बारे में, जो जिराफ के संदर्भ में उन्होंने बोला है। आगे आते हैं जनांकीय कारक। ये क्या है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु दर, वृद्धावस्था, वृद्धों की संख्या, युवाओं की संख्या, ठीक, पोषण का स्तर, ठीक, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर
और जीवन प्रत्याशा जैसे तत्व जनांकीय कारकों में आते हैं। यानी कि यदि हम जनांकीय कारक पढ़ रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है क्या, कि हम भारत की जनगणना, चूंकि अभी नई जनगणना हो रही है तो ऐसे में 2011 वाली जरूर पढ़े। ठीक, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनगणना को भी पढ़े, क्योंकि यहां से प्रश्न जब जनांकीय कारक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है तो हमें भारत की जनगणना पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आइए आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में जैसे उत्पादन एवं वितरण के साधन है, कैसे हो रहा है। ठीक, औद्योगिकीकरण का स्तर कैसा है, श्रम का विभाजन कैसा है, ये सारी चीजें शामिल होती। मैं लिख देता हूं, हालांकि यहां से प्रश्न इस तरह पूछेगा नहीं, क्योंकि जो ये पढ़ाने का जो मेरा सोर्स है वो इग्नू और आपके राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नोट्स द्वारा आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों ने लिखी है। क्योंकि हम समाज पढ़ रहे हैं, ऐसे में समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ढेर सारे समाज सुधारकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें लिखी हुई है। तो ये सब सारा का सारा निचोड़ प्रस्तुत किया जा रहा है आपके समक्ष। तो यहाँ आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं औद्योगिकीकरण, उत्पादन और वितरण के साधन, श्रम का विभाजन इत्यादि etc। आप लोग थोड़ा मेरी राइटिंग को संभाल लीजिएगा। ठीक, आगे आते हैं सांस्कृतिक कारकों की तरफ। हमने पिछले अपने वीडियो में उत्तर प्रदेश के सारे लगभग सांस्कृतिक तत्वों को कर लिया था, खान पान, रहन सहन, आवास, ठीक, मनोरंजन के साधन इत्यादि इत्यादि हमने चीजें कर ली थी। तो वही सांस्कृतिक कारक है कि यदि समाज में कोई भी चीज सांस्कृतिक रूप से पनप रही है, यानी कि हमने कल उस दिन भी बात की थी, संस्कृति किसे कहते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कल्चर है आपका, संस्कृति है। ठीक, और जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपकी सभ्यता है। तो सांस्कृतिक कारकों में यही है कि जैसे उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव स्टार्ट किया गया, और आज ये सांस्कृतिक कारकों के तहत ठीक समाज में परिवर्तन होते होते आप देखेंगे भारत के तमाम भूभाग या तमाम क्षेत्रों में, खासकर यूपी वगैरह के इलाके में भी गणपति महोत्सव बड़े जोर शोर से आयोजित किया जाता है। तो यही सब सांस्कृतिक कारक होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करें तो एक व्यक्ति का जितना मजबूत मनोविज्ञान होगा या जिस समुदाय का जितना मजबूत मनोविज्ञान होगा वो उतना ही प्रगति करेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि बिहारी या बिहार से आने वाले व्यक्ति ज्यादा सफल क्यों होते हैं, गुजरात से आने वाला व्यक्ति व्यापार में सफल क्यों होता है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से संघर्ष करके आता है। ठीक, इसलिए मनोवैज्ञानिक कारक भी समाज को प्रभावित करते हैं। अन्य कारकों की बात मनोवैज्ञानिक में, जैसे अन्य बात हम करें कि एक यदि पति पत्नी के परिवार की बात कर लेते हैं कि परिवार में यदि मनोविज्ञान सबका मजबूत है, सबको प्रगतिशील होना है या प्रगति की तरफ जाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो ऐसी दशा में संयुक्त परिवार बना रहेगा। अन्यथा यदि मनोविज्ञान किसी का कमजोर हुआ तो परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, परिणामतः एकाकी परिवार या हमें नाभिक परिवार देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए यहाँ पर किसी भी शब्द की परिभाषा या उसके उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से कौन सा प्रश्न बनेगा कोई पता नहीं है। ठीक, कैसा प्रश्न बनेगा कोई पता नहीं। हाँ, इस तरह प्रश्न मैंने शुरुआत में जो बता दिया कि यदि पूछ ले कि सामाजिक कारक से निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, तो आप मोस्टली उपरोक्त सभी का विकल्प मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ भी मनोवैज्ञानिक लिख दिया, छोड़िए। अगला देखिए राजनीतिक कारक। वर्तमान में जैसे कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तब लोग अपनी वोट की अहमियत नहीं जानते थे, लेकिन वर्तमान में लोग अपनी वोट की अहमियत जानते हैं, अपने मौलिक अधिकारों को पहचानते हैं, राज्य के निर्देशक तत्वों को जानते हैं। ठीक, कार्यपालिका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कैसे काम करती है, ये चीजें जानने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में
राजनीतिक सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में भी व्यापक परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए आप वर्तमान को ही देख लीजिए, जब तक बच्चे आंदोलन नहीं करते हैं तब तक वैकेंसी नहीं दी जाती है। तो ये क्या है, एक राजनीतिक कारक है जो कि समाज को परिवर्तित कर रहा है, समाज को आंदोलित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आगे की तरफ बढ़े तो सूचना प्रौद्योगिकी कारक, अब ये तो ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग सूचना प्रौद्योगिकी से कितना ओतप्रोत हो रहे हैं, लगातार यूट्यूब देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई भी शंका कोई भी प्रश्न हो तो लगातार आप गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, याहू पे सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जो कारक है वो समाज को लगातार परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति अकेला बैठकर भी वर्तमान में अकेला नहीं है, और व्यक्ति समूह में बैठकर भी वर्तमान में समूह में नहीं है। जैसे सब लोग घर में अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, ठीक, एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं और कहो दिन भर बात ही ना हो, केवल खाना खाने को लेकर बात होगी, चलो खाना बन गया, हाँ बन गया, खा लिया, हाँ खा लिए, बस फिर अपने अपने मोबाइल में लगे। एक ही बिस्तर पर तीन तीन चार चार लोग बैठकर अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करते हैं। मेरे हिसाब से सदुपयोग तो होता नहीं है जब 4-5 लोग इकट्ठा बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के एक कारक है, मैंने पहले भी बताया। प्रश्न कैसे बनेगा कोई पता नहीं, और आपके ये जो सोर्स है वो इग्नू के नोट्स है और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के भी ये नोट्स से उठाया गया है। आप लोग इसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, आपको यहाँ पर ज्यादा अंदर पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। नहीं तो मेरा ये लेक्चर चलता जाएगा, आपको भी थोड़ी बोरियत महसूस होगी। इसलिए जहां पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे हम तेजी से वहां से निकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर या नेक्स्ट, चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। और यहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे अच्छे से समझेंगे। हमारा अगली स्लाइड है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, यानी कि समाज में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। इन्हें विभिन्न समाज शास्त्रियों ने मिलकर लगभग 3 भागों में विभाजित किया है कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं। एक है आपका समरैखिक परिवर्तन, दूसरा है उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन, और तीसरा है आपका चक्रीय परिवर्तन। अब समरैखिक ये तीनों परिवर्तन होते क्या हैं, ठीक, इनको समझेंगे, बहुत आसान है और आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये परिवर्तन कैसे चलते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक है आपका प्रौद्योगिकी के कारण समरैखिक परिवर्तन होता है, यानी सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से समरैखिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे, आर्थिक और जनांकीय कारक या आर्थिक और जनसंख्या के क्षेत्र में होने वाले बदलावों से उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन होते हैं। वही चक्रीय परिवर्तन की बात करें तो जो मानव जीवन है वो कैसे एक चक्र में शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है, ठीक, ये होता है चक्रीय परिवर्तन। और जब मानव अपने शिशु अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ चलता है तो वह समाज में अपने योगदान को एक समय तक बढ़ाता है और उसके बाद फिर से उसका योगदान घटने लगता है। यही है चक्रीय परिवर्तन, समाज में होने वाला चक्रीय परिवर्तन। चलते हैं हम इन चीजों को समझते हैं, बड़ी आसान चीजें हैं, थोड़ा फोकस होकर समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगी। आइए, तो समरैखिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो मान लीजिए कोई समाज ए था, कोई समाज बी है, ठीक। अब ए से बी तक, क्योंकि प्रत्येक समाज चाहे वो पशुओं का ही क्यों ना हो, वो अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखाता है और आने वाली पीढ़ी को सिखाती है इस तरीके से जो ये तकनीकीगत परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आदिकाल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का आविष्कार किया, परिणामतः आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाला समाज है, उसे आग एवं पहिए की खोज नहीं करनी पड़ी और उसने उसी में कुछ अन्य चीजें जोड़कर अन्य चीजें बना ली। जैसे ए से बी तक, मान लीजिए ए एक आदिवासी समुदाय है या आदि मानव समुदाय था, तो बी आदिवासी समुदाय हुआ, ठीक, आदिवासी और आदि मानव अंतर है, ठीक। अब उसके बाद मान लेते हैं कि एक टाइम आया, बी पर एक टाइम आया अचानक से कि उसने भाप के इंजन का आविष्कार कर लिया। तो पॉइंट ये कैसा होगा, यानी परिवहन के क्षेत्र में अचानक से क्रांति आ गई, तो बी से सी पहुंच गया समाज, ठीक। अब पहिए, आज तक हम
पहिए और इंजन यानी इंजन की क्रांति पर ही अभी तक टिके हुए हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां चलने लगे या कुछ और तकनीकी आ जाए जिससे हो सकता है पानी से गाड़ियां चलने लगे, ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल बनने लगे। तो ऐसे में सी से आगे की तरफ बढ़ सकता है समाज, यानी डी पर जा सकता है। और हो सकता है कि समाज की प्रगति ना हो और ये पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाए कि अचानक से हमें ये अपनी सारी गाड़ियों को फेंकना पड़े। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं गाड़ियों का, ठीक, ये कोई फिक्स नहीं है। तो डी से अचानक से हम नीचे आ सकते हैं ई तक, यानी इस तरह हम देखें तो एक रेखा बन जा रही है, ठीक। और ये रेखा कैसी, ये भी पूछा जा सकता है, जो समरैखिक परिवर्तन की रेखा है वो कैसी होगी, क्षैतिज हो सकती है और लंबवत भी हो सकती है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखिए ए से बी तक क्षैतिज थी, फिर बी से सी तक लंबवत होने लगी, सी से डी भी लंबवत थी थोड़ी, और उसके बाद डी से ई भी लंबवत है, और हो सकता है ई से आगे फिर बढ़े, एफ तक जाए, ठीक। इस तरीके का जो रेखीय परिवर्तन समाज में हो रहा है, ठीक, उसे समरैखिक परिवर्तन कहते हैं। और यह किस कारण से होता है, यही एग्जाम का प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी के कारण जो समाज में बदलाव आते हैं उन्हें ही समरैखिक परिवर्तन कहा जाता है। अब हम अगले परिवर्तन की तरफ चलते हैं, उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन। यहां तक थोड़ा लिख गया, मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे इसको। सॉरी। अब उतार चढ़ाव संबंधी क्या परिवर्तन है, यदि समाज में आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, ठीक, तो लोगों का कल्याण होगा, सिंपल सी बात है। आर्थिक व्यवस्था यानी उत्पादन एवं वितरण के साधन अच्छे हैं, उत्पादन का मतलब अच्छा उत्पादन होता है, और परिणामतः उससे जो टैक्स कलेक्ट होता है, सरकार उस टैक्स के माध्यम से उन्हीं उत्पादनों को वितरित करती है। तो समाज खुशहाल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मान लेते हैं कि कोई समाज ए था, मैं ए यहां पर भी ले रहा हूं, आप कहिए चलो एक्स ले लेता हूं, ठीक, नहीं कंफ्यूजन हो जाए। एक्स था और वहां पर आर्थिक संसाधन अच्छे थे और आर्थिक विकास अच्छा हुआ, तो यहां पर खुशहाली का स्तर बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ेगा, ठीक। मान लीजिए खुशहाली का स्तर बढ़ा ही था कि अचानक से जनसंख्या के क्षेत्र में विस्फोट हो गया। जनसंख्या विस्फोट होना मतलब ढेर सारी आबादी पैदा होने लगी, परिणामतः संसाधन कम पड़ने लगे और आर्थिक विकास तेजी से नीचे आने लगा, यानी उतना ज्यादा लोगों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, ये नीचे आ गया, और ये मान लेते वाई, ठीक। यानी एक समाज था जो यहां पर था, वो अचानक से यहां पर पहुंचा, खुशहाल हुआ, और फिर अचानक से हो सकता है गरीब हो गया हो, ठीक। इसी तरीके का जो परिवर्तन चलता है, इसी तरीके का जो तरंगी रूप में परिवर्तन चलता है, इसी को कहा जाता है उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन। यानी यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अच्छी खासी, यानी कि न्यूनतम है, अच्छी है, एक प्रोडक्टिविटी आबादी है जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ऐसा नहीं कि भारत में जैसे कहने को तो 60% युवा है, लेकिन क्या 60-70% जो युवा है वो अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि नीति आयोग की @75 रिपोर्ट में ही कहा गया कि भारत के 40% इंजीनियरिंग पढ़े हुए युवा किसी भी लायक नहीं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है भैया, गलत भी हो सकती है, मुझे क्या पता, जो थी मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें आर्थिक व जनसंख्या के क्षेत्र में यदि बदलाव होते हैं, यदि सकारात्मक बदलाव है तो समाज खुशहाल होगा, यदि नकारात्मक बदलाव है तो समाज दुखी होगा। यही है सामाजिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव संबंधी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनों के प्रतिमानों में, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं, चक्रीय परिवर्तन से मतलब क्या है, ठीक। एक मनुष्य कैसे जन्म लेता है, शिशु की अवस्था में जन्म लेता है, ठीक, फिर वो तरुण होता है, तरुण होने के बाद वो युवा होता है, युवा होने के बाद वो वृद्ध होता है, ठीक। यदि हम यहाँ पुनर्जन्म की बात ना करें तो एक शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक कोई मनुष्य जो अपने द्वारा समाज को या अर्थव्यवस्था को या राजनीति को, या चूंकि हम समाज पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, समाज को जो योगदान देता है उसे ही चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है। और जैसे जैसे यह चक्र कंप्लीट होता है, यानी शिशु से तरुण,
यहाँ से यहाँ तक युवा अवस्था तक उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। जरूरी नहीं है कि ये घटेगी ही, क्योंकि हो सकता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति कोई गजबे काम कर जाए। उदाहरण के लिए हमारे नेता लोग जब बुढ़ा जाते हैं तभी तो प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, ठीक। तो हो सकता है कि वृद्धावस्था में कोई योगदान ज्यादा दे रहा हो, कोई युवा अवस्था में दे रहा हो, तो कोई तरुण अवस्था में दे रहा हो। तरुण अवस्था का मतलब क्या है कि आप लोग देखते होंगे बच्चों को भी वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो यानी कि कोई बच्चा हो सकता है अभी तरुण अवस्था में था और उसने कोई अच्छा वीरता भरा कार्य किया है, तो वो समाज को एक अच्छा योगदान दे गया है, जितना कि वो जवानी में शायद न दे पाएगा, ना तो वृद्धावस्था में देता, ठीक। तो इस तरीके से हम देखें तो इसे क्या कहते हैं, चक्रीय परिवर्तन। अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। इसको आप समझ गए होंगे, एक बार आप चाहें तो बना सकते हैं इसे। तो पिछली स्लाइड में हमने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को पढ़ा। अब इस स्लाइड में हम समाज की जो मौलिक इकाई होती है परिवार, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ से डीप में जाकर प्रश्न बन सकता है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र संयुक्त परिवारों के लिए जाना जाता है, ऐसे में हम संयुक्त परिवार के प्रकार विभिन्न आधारों पर भी पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिवार, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि समाज की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, ठीक। ये पहला प्रश्न है, समाज की मौलिक इकाई किसे कहते हैं। तो समाज की मौलिक इकाई परिवार को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। जब रक्त संबंधी, जब 3 पीढ़ियों के रक्त संबंधी एक ही घर में एक ही चूल्हे की बनी हुई रोटी खाकर रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ये रक्त संबंधी होते हैं आपस में। चलिए, तो संयुक्त परिवार मैंने लिख दिया, कम से कम 3 पीढ़ी के लोग एक ही घर में रह रहे हो। वहीं एकाकी या नाभिक परिवार जो कि शहरों में ज्यादा प्रचलित है, वहां पर क्या होता है, माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे, ठीक। जैसे ही विवाह हो गया, ठीक, और विवाह के पश्चात उनके जो है अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है तो क्या हो जाता है, 3 पीढ़ियां हो जाती, फिर वो एकाकी ना होकर क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके संयुक्त परिवार के प्रकारों की बात करें तो हम इन्हें 3 आधारों पर बांट सकते हैं, वंश के आधार पर, पीढ़ियों के आधार पर तथा संपत्ति में अधिकार के आधार पर। अगर हम वंश की बात करें तो यहाँ पर आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर 2 प्रकार के समाज आपको दिखाई पड़ेंगे। एक होता है मात्र सत्तात्मक समाज और एक होता है पितृ सत्तात्मक समाज, ठीक। सॉरी, मात्र सत्तात्मक समाज क्या होता है, परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय यदि किसी महिला के द्वारा लिए जाए तो उसे मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं। यानी कि पुरुष दब के रहे, महिला हावी रहे परिवार पे। तो या यूं कहें कि उस परिवार की मुखिया के रूप में कहीं कोई आवश्यकता होती है तो महिला आगे आए, उसे मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं। वर्तमान भारत में मात्र सत्तात्मक समाज कहां दिखाई पड़ता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये आदिवासी समुदायों में या आदिवासी समाज में मात्र सत्तात्मकता दिखाई पड़ती है। अन्यथा हम लोग पितृ सत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहां पर किसी परिवार में सबसे बड़े पुरुष या यूं कहें कि पिता के माध्यम से, पिता द्वारा, पुरुष के द्वारा, पिता पुरुष ही तो होता है, तो पिता द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं परिवार के महत्वपूर्ण, उसे पितृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। और वर्तमान भारत में पितृ सत्तात्मक समाज है। हालांकि कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर, गांव में 1-2-4 घर ऐसे जरूर होते हैं जहां पर मात्र सत्तात्मकता होती है, ठीक। ऐसे ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे हम कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, देवकी नंदन। उनकी माता का नाम क्या है, देवकी है, ठीक। कर्ण को राधे कहा जाता है, अर्जुन को कौंतेय कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो नाम बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दर्शाते हैं कि वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज भी रहा होगा। यानी कि परिवार में पिता और माता दोनों लोगों का बराबर स्थान रहा होगा। यह हो सकता है परिवार के कुछ निर्णयों में महिलाएं अपना निर्णय करती हो, सॉरी,
महिलाएं अपना फैसला सुनाती हो सकता है ऐसा रहा हो। तो ये है आपका मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक समाज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है वंश के आधार पर। अब आते हैं, अच्छा हाँ, ये वाला मातृ सत्तात्मक समाज वर्तमान में कहाँ दिखाई पड़ता है, तो भारत के आदिवासी समाजों में दिखाई पड़ता है अभी भी। आगे आते हैं पीढ़ियों के आधार पर। ठीक, 3 प्रारूप है, उदग्र, मिश्रित और क्षैतिज प्रारूप। उदग्र प्रारूप क्या है, एक ही वंश के यदि 3 पीढ़ियां साथ में रह रही हो तो उसे क्या कहेंगे, उदग्र प्रारूप। जैसा कि हमने यहां पर किया था अभी थोड़ा सा, कि अगर बच्चे विवाहित हो गए और उनके बच्चे हो जाए तो एक ही वंश के 3 पीढ़ियां, मैंने उदाहरण भी लिख दिया, दादा, पिता, पोता या पोती, ये 3 पीढ़ियां हो गई। तो अगर एक ही वंश की 3 पीढ़ियां साथ में रह रहे हैं तो वो उदग्र प्रारूप है। वहीं मिश्रित प्रारूप की बात करें तो 2 या 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियों के सभी लोग एक साथ रह रहे हो, यानी कि उदाहरण के लिए 3 भाई थे, उनके बच्चे हुए और फिर उनके बच्चे हुए। ठीक, तो और अभी तक बंटवारा घर का नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित प्रारूप कहलाएगा। वही क्षैतिज प्रारूप की बात करें तो यहाँ पर 2 या अधिक भाइयों के एकाकी परिवार साथ में रहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा जो संयुक्त परिवार है उनका भोजन एक ही चूल्हे पर बनना चाहिए, ये पहली शर्त है। ठीक, 2 या अधिक भाइयों के एकाकी परिवार साथ में रहते हो। यहाँ भ्रातृत्व, या मैं बंधुत्व लिखूं या चलो अच्छा भ्रातृत्व लिख देता हूं, भ्रातृत्व। यहां भ्रातृत्व की भावना बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है, ये याद रखेंगे। ठीक, क्षैतिज प्रारूप में अब हमारा अगला आधार है संपत्ति में अधिकार के आधार पर। देखिए पहले, अभी तो हिंदू कोड बिल के तहत भारत में संपत्ति का विभाजन होता है, बाकायदा कानून है संपत्ति के ट्रांसफर के। अन्यथा प्राचीन भारत से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक जो संपत्ति का ट्रांसफर होता था वो भारत में हिंदू ग्रंथों के आधार पर हिंदू समाज में होता था। ये 2 ग्रंथ थे, मिताक्षरा और दाय भाग। ये दोनों ग्रंथों के नाम है मिताक्षरा और दाय भाग। इनके लेखक भी आप याद रखेंगे, मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, वही दाय भाग के जिमूत वाहन। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये जिमूत वाहन, ये पूछे भी गए हैं इसलिए याद रखेंगे। अब मिताक्षरा और संयुक्त परिवार में अंतर क्या है, मैं यहां बताऊं या नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं कि इसमें अंतर क्या है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं मिताक्षरा व दाय भाग संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका यही है कि मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर व दाय भाग के लेखक जिमूत वाहन है। हम मिताक्षरा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यही बनता है क्षेत्र से कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार की परंपरा भारत के किन क्षेत्रों में रही है। तो बंगाल व असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो यही है कि पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि पुत्र पैदा हुआ, ठीक, और पिता की संपत्ति में अधिकारी हो गया। यानी कि हो सकता है आगे चलकर पिता पुत्र को घर से निकाल रहे हो तो पुत्र जो है चूंकि इस पिता की संपत्ति में भागीदार है, ऐसी दशा में पुत्र पिता के जीवित रहते हुए पिता से अपनी संपत्ति की मांग कर सकता है। यही अगला पॉइंट लिखा हुआ है। और वही तीसरा पॉइंट जो है कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, अब आते हैं दाय भाग की तरफ। दाय भाग संयुक्त परिवार में इसी का जस्ट उल्टा, ठीक, क्या पुरुष एवं स्त्री दोनों को संपत्ति में अधिकार मिला है। ठीक, यही कारण है आप देखेंगे बंगाल व असम के क्षेत्र में जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा तो महिलाओं की भागीदारी बंगाल व असम से ज्यादा रही, क्योंकि उनको संपत्ति में अधिकार पहले से प्राप्त था। ऐसे में बंगाल व असम की महिलाएं अन्य भारतीय महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा सशक्त थी। आइए, पिता के मरने के पश्चात संपत्ति का अधिकार माता को मिलता है, ना कि पुत्र को मिलता है। हालांकि पिता के मरने के पश्चात पुत्र संपत्ति की डिमांड या मांग कर सकता है। ये कहां पर प्रचलित था, तो यह क्षेत्र है बंगाल व असम का क्षेत्र, जहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे मिताक्षरा संयुक्त परिवार और दाय भाग संयुक्त परिवार ये संपत्ति में अधिकार के आधार पर
संयुक्त परिवार का वर्गीकरण हमने कर लिया है। अब आइए सॉरी आगे की तरफ चलते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो संयुक्त परिवार हमें कम दिखाई पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संयुक्त परिवार का बड़े पैमाने पर विघटन हो रहा है। इसके प्रमुख कारण कौन से हैं? ठीक, प्रश्न ऐसे बन सकता है निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों के विघटन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो आप क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में किया था, उपरोक्त सभी। ठीक, क्योंकि कोई भी कारण, ढेर सारे कारण समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, परंतु हमने भी लिखे यहाँ ढेर सारे कारण, लेकिन इनसे इतर भी, इनसे अलग भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे और जहां तक उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है, अगर वो आपको मिल गया तो आप उपरोक्त सभी लगाकर चले आएंगे। चलिए देखिए, संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारणों में औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, शिक्षा का विस्तार, व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद तथा जनसंख्या में वृद्धि, यही सारे प्रमुख कारण हैं। अब एक एक की अगर मैं बात करूं तो औद्योगिकीकरण के कारण शहरों की तरफ तेजी से पलायन हुआ है। परिणामतः शहरों में संयुक्त परिवार बनाकर रखना या संयुक्त परिवार के रूप में रहना एक कठिन या दुष्कर कार्य होता है। ऐसे में औद्योगिकीकरण ने प्रभावित किया है। पश्चिमीकरण का मतलब कि यहाँ पश्चिम से तात्पर्य लंदन से लिया जाता है, इंग्लैंड से लिया जाता है, ब्रिटेन से लिया जाता है। ऐसी दशा में वहां पर अगर आप पश्चिमी सभ्यता में जाए तो वहां आपको ज्यादातर एकाकी परिवार ही मिलेंगे। तो उन्हीं की देखा देखी, क्योंकि हम लोगों का तो जीन में है ना, डीएनए में है कि हमको क्या चाहिए, हमको अंग्रेज बनना है। ठीक, तो पश्चिमीकरण के कारण संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया एक हो जाना, विश्व का एक हो जाना, यानी विश्व में कहीं भी कोई इफेक्ट होता है तो पूरे विश्व में उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे सन 2008 में अमेरिका में मंदी आई तो परिणाम स्वरूप भारत में भी तमाम नौकरियां मंदी के कारण समाप्त हुई। ऐसी दशा में वैश्वीकरण के कारण भी चूंकि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से संयुक्त परिवारों पर दबाव बढ़ता है, परिणामतः वो विघटित होते हैं। उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण का सीधा सा तात्पर्य है नियमों में ढील देना। ठीक, तो भारत सरकार ने जो सन 1991 में उदारीकरण एलपीजी की जो नीति लाई, ठीक, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वही तीन शब्द है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। ठीक, एलपीजी की नीतियों के कारण भी भारत में संयुक्त परिवार के विघटन हो रहे हैं। वही शिक्षा का विस्तार होने से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। ऐसी दशा में वो यह नहीं चाहती हैं कि संयुक्त परिवार में एक चूल्हे पर खाना बने और दिन भर वो खाना बनाए और 20 लोगों को खाना खिलाए। ऐसी कंडीशन जो वर्तमान में प्रकट हुई है, तो शिक्षा के विस्तार के कारण भी संयुक्त परिवार के विघटन हो रहे हैं। व्यक्तिवाद मतलब खुद के बारे में सोचना। ठीक, भौतिकतावाद यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सुख साधनों की उपलब्धि करना, यही है भौतिकतावाद। और जनसंख्या में वृद्धि, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर औद्योगिकीकरण में किया ही है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से एक ही संयुक्त परिवार में रहना दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। ऐसे में घर में अलग होना लगभग तय हो जाता है और लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं या अलग अलग चूल्हा बालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए देखिए, बालना मैंने शब्द यूज किया, बारना नहीं, ठीक, बालना होता है। चलिए, तो इसलिए संयुक्त परिवार के विघटन के तमाम कारण हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी ढेर सारे कारण हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप क्या मारेंगे, उपरोक्त सभी वाला यदि विकल्प हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन में आप उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। यहीं पर आज हमारी क्लास समाप्त होती है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब जो है डेली आपको ग्रामीण परिवेश का एक टॉपिक अवश्य पढ़ा दिया जाए ताकि आप आराम से सिलेबस को कवर कर सके। इसके अलावा जीएस से संबंधित जो अन्य टॉपिक है उन पर भी लगातार वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। ठीक, और एक और सूचना देनी थी कि वर्तमान में जैसा कि हमने देखा कि पेट का एग्जाम लॉकडाउन के जस्ट बाद हुआ, ऐसे में आप लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। बहुत से लोग तो पेट में नंबर इसीलिए नहीं हासिल कर पाए, उनका एक बहाना मिल गया कि भाई मेरे को तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, कोचिंग बंद थी और हम पढ़ वैसे भी नहीं पाए। तो ये सिचुएशन वर्तमान में फिर से आ गई है। फिर से आने का मतलब
कि अब फिर से शायद लॉकडाउन लगेगा, शायद, और लॉकडाउन लगेगा, इससे आपकी पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी, और जैसे लॉकडाउन खुलेगा हो सकता है लेखपाल का एग्जाम ले लिया जाए। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ अपना कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाते हुए लगातार पढ़ते जाइए। हम लोग आपको लेखपाल की तैयारी पूरी की पूरी फ्री में आप इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप अपनी मेहनत करते जाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक, देश दुनिया राम भरोसे चल रही, हम भी चलेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर लेखपाल की परीक्षा में सफल होंगे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।